हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बिहार विधानसभा सचिवालय के अंतर्गत जो एएसओ और एसीटी की पोस्ट आई है उसके लिए जो मेंस है उसके फर्स्ट टॉपिक को देखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसकी जो शेड्यूल है वो काफ़ी जल्द होता है। मैंने इसके लिए अलग से वीडियो भी बना दिया, तो उसको आप चेक कर लोगे। तो इसलिए हम मेंस और प्री दोनों को एक साथ करेंगे। तो आपको दोनों, आज हम मेंस के टॉपिक के अंतर्गत पहला जो टॉपिक हमारा है 10वीं अनुसूची, जो कि मेंस का जो सिलेबस है उसमें दिया गया है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इनमें सारी चीज़ों को देखेंगे, जितने भी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ने की आवश्यकता है आपके कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए, उन सबको देखेंगे। और उसके बाद जो उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सबको देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बात आपको बता दूं कि ये जो कंटेंट है ये सिर्फ पेड टेलीग्राम ग्रुप के लिए है। मैं सिर्फ डेमो के लिए दे रहा हूँ कि मैं लास्ट में ग्रुप के बारे में आपको बता दूंगा कि जो ग्रुप है उसका प्रोसेस जो है वो कैसे है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये ओनली फॉर पेड टेलीग्राम जो मेंबर है उनके लिए है, ठीक है। ये मेरे द्वारा बनाया गया है कंटेंट। तो 10वीं अनुसूची के जो कंटेंट है, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने इसको प्रिपेयर किया है। चूँकि जो हिंदी मीडियम के लोग हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, जिस कारण से मैं जो हिंदी को ही यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। इससे आपको एक अनुमान लगेगा कि किस तरह से जो है मैं इसमें कंटेंट दे रहा हूँ। तो इसमें बनाया है, ये मैंने खुद से बनाया है। तो इसमें मैंने पहले तो भूमिका इसके बारे में लिख दी है, ठीक है। और इसके बाद इनके क्या क्या प्रभाव है, इनके क्या नियम हैं, उन सबको मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद दल बदल के उपबंध क्या हैं, इस नियम के संबंध में अपवाद क्या हैं, कैसे कैसे इसमें संशोधन हुए, इसकी आलोचना क्या है, इसमें कैसे आप सुधार कर सकते हैं, इन सबको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। उसमें क्या क्या तर्क हैं पक्ष दल के, क्या क्या विपक्ष दल के तर्क हैं, और इसको आगे सुधारने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं वो आवश्यक है। और उसके बाद लास्ट में मैंने प्रश्न भी इसमें लगा दिया है। तो चलिए एक एक कर हम देख लेते हैं सारी चीज़ों को। तो सबसे पहले कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हो तो उसके लिए एक भूमिका होनी चाहिए कि आखिर क्यों आवश्यकता पड़ी भारत के संविधान में 10वीं अनुसूची की, आखिर आवश्यकता ही क्यों पड़ी, क्या जरूरत थी कि 10वीं अनुसूची को भारत के संविधान में जोड़ा गया। तो आज़ादी के समय से ही जो चुनाव जो हुए भारत में, जो चुनाव हुए, तो कांग्रेस का राज्य हमेशा चलते आ रहा था। तो आज़ादी के समय से ही ऐसी प्रवृत्ति जो नेता थे उनके बीच बन गई कि वो केवल सत्ता के लिए वो सरकारें बदल लेते थे। केवल सत्ता और जो किसी निजी लाभ के लिए वो सरकार के बदल लेते थे। अपना जो किसी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ा और दूसरी पार्टी में चले गए, तो ये इसी को दल बदल कहते हैं। आप मान लिया कि आपने बीजेपी से चुनाव लड़ा और आप चले गए कहाँ, तो आप कांग्रेस में चले गए, ठीक है। तो इसी को दल बदल कहते हैं कि आपने चुनाव तो लड़ा है किसके पार्टी पे, तो आपने किसी विभिन्न पार्टी पे लड़ा, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि मैं आपको मंत्री बना दूंगा, तो आप वहां चलेंगे, तो इसको दल बदल कहते हैं। तो भारत के संविधान में ऐसी कोई नियम नहीं थी, लेकिन जो भारतीय संविधान के निर्माता थे उन्होंने एक उपबंध जोड़ा था भारतीय संविधान में, जो कि भारतीय संविधान में आप संशोधन कर सकते हैं 368 के तहत। तो इसी संशोधन का सहारा लेकर जब भी संविधान में कोई प्रॉब्लम आती है, जब भी संविधान में कुछ नियम बदलने की जरूरत होती है जो सर्वसम्मति से संसद के द्वारा हटाया जाता है, तो इस संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत ही हटाया जाता है। तो ऐसी जब जरूरत पड़ी कि एक ऐसा नियम होना चाहिए जिससे जो दल बदल की ये जो प्रक्रिया है इसको खत्म किया जाए, तो बाद में जाकर जो ये संशोधन हुआ और भारत में जो 1985 में राजीव गांधी के सरकार के द्वारा 10वीं अनुसूची है उसको जोड़ा गया, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन किया गया और इसमें जोड़ा गया ये प्रवृत्ति। तो ये जो स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, तो स्टार्ट हुआ उसके बारे में मैंने यहाँ पे पूरा चीज़ें लिख दी है कि कैसे ये चीज़ें प्रारंभ हुई। तो ये बात उस समय की है जब चुनाव हो रहा था। तो ये हरियाणा की बात है। हरियाणा के एक मंत्री थे गयाराम, ठीक है, उनका नाम ही था क्या, गयाराम। तो बात है कि 1967 में जब हरियाणा में चुनाव हुआ तो बहुमत से सरकार आई, लेकिन एक निर्दलीय जो मंत्री थे, निर्दलीय मंत्री गयाराम थे, उनका नाम गयाराम था। तो जब गयाराम ने निर्दलीय चुनाव लड़ा, लेकिन वो चले गए कहाँ, तो वो कांग्रेस में चले गए, ठीक है। वो कहाँ चले गए, तो वो कांग्रेस में शामिल हो गए। लेकिन कुछ ही दिन बाद वो कांग्रेस छोड़कर पुनः फिर से कहाँ चल गए, तो पुनः राजनीति जो अपना क्षेत्र था उसको बदलकर और संयुक्त मोर्चा जो था उसमें शामिल हो गए, ठीक है। कहाँ शामिल हो गए, तो वो संयुक्त मोर्चा में चले गए, पुनः संयुक्त मोर्चा में चले गए। पहले तो वो कांग्रेस को ज्वाइन किया और पुनः संयुक्त मोर्चा में चले गए। और केवल 9 घंटे के बाद गयालाल जी ने फिर से सत्ता, अपनी पार्टी जो है उसको बदलकर कहाँ चले गए, तो फिर से कांग्रेस में चले गए। तो इसी प्रवृत्ति को, ये तो सीधा साधा लोकतंत्र की हत्या है
किसी के मतलब किसी पार्टी के नाम पे आप चुनाव लड़ते हो, उसकी जो उसकी विचारधारा है उससे आप चुनाव लड़ते हो, और आप फिर अपनी सत्ता के लिए, अपनी जो सत्ता का मंत्री पद के लिए, किसी अन्य लाभ के लिए जब आप छोड़ देते हो, तो ये तांत्रिक जो स्थिति है उसमें उसका ये उस पे प्रहार करता है। तो जिस कारण से जो भारत के जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने इसके संदर्भ में नियम बनाने की जो ज़रूरत समझी, भारत की संसद जो थी वो इसमें नियम बनाने की ज़रूरत समझी। उस समय एक जो वाक्य था वो काफ़ी फेमस हो गया था, जो गयाराम थे, गयाराम जो थे उनके लिए काफ़ी वाक्य फेमस हो गया था कि आया राम गया राम। जो गयाराम था वो आ रहा है, कभी कभी जा रहा है, तो गयाराम आया राम गयाराम हो गया था। तो यहीं से ये शब्द फेमस हुआ था। अब जब ऐसी परिस्थितियां देखी गई कि बार बार दल बदल दिया जा रहा है, तो एक ऐसा कानून की आवश्यकता पड़ी जो दल बदल जो राजनीति है, जो दल बदल राजनीति हो रही है, दल बदल की जो व्यवस्था है उसको ख़त्म कर सके। क्योंकि दल बदल की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो कैसे प्रभावित कर रही है, जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको वो प्रभावित कर रही थी। तो कैसे प्रभावित कर रही है, इस पे आपको भूमिका में ही लिखना होता है। तो भूमिका के अंतर्गत ही हम इन चीज़ों को देखेंगे कि दल बदल की जो राजनीति है वो कैसे प्रभावित करते हो। तो दल बदल उन निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनावी जनादेश का अपमान है। मैंने वही बताया कि आप किसी पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ते हो और फिर से बदल जाते हो। जैसे आप यहाँ नीतीश कुमार देख रहे हो कि बिहार सरकार में नीतीश कुमार जैसे दल बदलू टाइप से हो गए हैं ना, तो वही यहाँ से नीतीश कुमार को आप देख सकते हो। तो एक दल के टिकट पे, पहले तो आप उस दल के टिकट पे चुनाव लड़ते हो, आपको जो वो जनता है वो जिताती है पार्टी के नाम पे, या फिर आप काम भी करते हो उसके नाम पे जिताती है। लेकिन फिर आप मंत्री पद के लिए, मंत्री बनने के लिए, और आपका कोई और प्रलोभन और कोई लालच हो, उसके लिए आप दूसरे जो पार्टी है उसमें शामिल हो जाते हैं। तो इस तरह से ये प्रभावित करता है। दूसरा है कि दल बदल से सरकार के लिए अस्थिरता उत्पन्न होती है, ठीक है, और प्रशासन इससे प्रभावित होता है। जो प्रशासनिक कार्य होता है वो इससे प्रभावित होता है, एवं सरकार के सामान्य कार्यकलापों जो है वो भी इससे प्रभावित होते हैं, जिससे जनता को तकलीफ होती है, ठीक है। दल बदल विधायकों के खरीद फरोख्त, जिसको हॉर्स ट्रेडिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो हॉर्स ट्रेडिंग, इसको भी बढ़ावा देता है, जो स्पष्ट रूप से जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इसके जनादेश है, उसको खिलाफ है, इसके विरुद्ध है। तो ये कुछ जो पॉइंट्स है जो आपको लिखना पड़ेगा जब इस तरह के आपको सवाल पूछ दिया जाए कि दल बदल जो है वो राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं, तो इस तरह से लिखें। और बाकी फिर 52वां संविधान संशोधन हुआ 1985 में राजीव गांधी की सरकार में, और इसके अंतर्गत जो दल बदल, एक दल से दूसरे बदल में जो परिवर्तन होता है उसको जो है वो गैर कानूनी साबित कर दिया गया। वो निर्हरता से संबंधित, मतलब कि जो सदस्य बदलता है उसे निर्हर कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और इस हेतु जो है वो 4 अनुच्छेद है उसमें संशोधन किए गए, 4 अनुच्छेद है उसमें संशोधन किए गए। हो सकता है 1 नंबर में क्वेश्चन से पूछ लिया जाए। तो संसद के अंतर्गत अनुच्छेद 101 और 102 में परिवर्तन किए गए, और वहीं विधानमंडल के अंतर्गत, जिसमें विधानमंडल में विधान परिषद और विधानसभा आता है। विधान परिषद जो है वो ओनली 6 स्टेट में है, ये आपको पता भी होगा। तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 190 और अनुच्छेद 191 में परिवर्तन किया गया, ठीक है। और एक 10वीं जो अनुसूची है वो भी जोड़ा गया संविधान में, ठीक है। अभी 12 अनुसूची है संविधान में, 12 अनुसूची है, तो ये आपको पता भी होगा पहले से। तो यही प्रवृत्ति के कारण बाद में जोड़ी गई। और ये जो चुनाव ये जो 52वां जो संविधान संशोधन बना, इस नियम में भी कई सारे जो लूप होल थे, कई सारे इसमें कमियां थी, जिसका फ़ायदा उठाकर, जिन खामियों का फ़ायदा उठाकर हमेशा जो सरकारें होती थी वो परिवर्तन करते रहती थी। दल बदल इससे भी नहीं रुक पाया था। इसीलिए फिर जाकर बाद में 1991वां संविधान संशोधन हुआ 2003 में। 2003 में 91वां 91st जो संविधान संशोधन है वो हुआ, और इसमें जो दल बदल है उसकी जो परिभाषा है उसको बदल दिया गया, जिसको हम आगे चर्चा करेंगे इन सब चीज़ों पे। बाकी मैं जो PDF है इसका प्रोवाइड करूंगा, तो आप वहां से भी इसको पढ़ लोगे, ठीक है। तो दल बदल अधिनियम उपबंध क्या है, तो दल बदल जो है वो 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर सांसदों और विधायकों को जो निर्हरता से संबंधित उपबंध का इसमें वर्णन किया गया है। निर्हरता मतलब डिस्क्वालिफिकेशन से। तो निर्हरता के संबंध में क्या क्या उपबंध इसमें किया गया है, एक एक कर हम देख लेते हैं कि कौन कौन से उपबंध है वो किए गए। तो पहला उपबंध किया गया है राजनीतिक दलों के सदस्य के बारे में। कोई सदस्य यदि किसी राजनीतिक दल का है तो उसके संबंध में क्या क्या उपबंध इस नियम में थे। तो किसी सदस्य
का जो किसी सदन का सदस्य, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, किसी सदन का सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, उस सदस्य की सदस्यता से निर्हरक माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। कब? तो दो परिस्थितियों में वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। यदि वह स्वेच्छा से ऐसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, यदि वो कहे कि मैं स्वेच्छा से इसको छोड़ रहा हूं, तो वो निर्हरक होगा। और अथवा यदि वह उस सदन में अपनी राजनीतिक दल के निर्देशों को विपरीत मत करता है, उसका जो राजनीतिक दल कहता है कि हम वोट करेंगे कि इस बिल को, जैसे जीएसटी बिल आया, तो हम कहेंगे कि इस जो बिल है इसको हमको विरोध करना है, पार्टी ने कहा कि विरोध करना है, लेकिन पार्टी का जो कोई मेंबर था उसने कहा कि हम इसको सपोर्ट कर देंगे, तो वो निर्हर साबित हो जाएगा, जो 85 का जो 1985 में जो नियम आया था उसके अनुसार, ठीक है। तथा राजनीतिक दल उसमें से जो 15 दिन के भीतर क्षमादान ना पाया हो, मतलब आप ऐसा कर देते हो, फिर भी आपको एक मौका दिया जाता है कि राजनीतिक दल आपको 15, जो आपका दल है, जैसे बीजेपी का कोई मेंबर इसको सपोर्ट नहीं किया, ठीक है, बीजेपी का कोई मेंबर सपोर्ट इसको नहीं किया, तो उस जो बीजेपी का वो मेंबर है उसको 15 दिन का मौका दिया जाएगा कि आपको पार्टी से माफ़ी मिल जाए। यदि पार्टी से माफ़ी नहीं मिलती है तो आप जो है वो डिस्क्वालीफाई कहे जाएंगे। उपरोक्त जो उपबंध है उससे स्पष्ट है कि कोई सदस्य जो किसी दल के टिकट पर चुना गया हो उसे दल का सदस्य बने रहना चाहिए तथा दल के निर्देशों का पालन करना चाहिए। ये कहता है पहला जो राजनीतिक दल है उसके संदर्भ में ये नियम कहता है। अब दूसरा, वैसे विधायक आते हैं या फिर वैसे सांसद आते हैं जो निर्दलीय सदस्य हो, जो निर्दलीय हो, ठीक है, इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट है वो हो। तो कोई भी निर्दलीय सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का उम्मीदवार होते हुए भी चुनाव जीतता है, कोई भी निर्दलीय सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का चुनाव होते हुए भी उम्मीदवार जीतता है, किसी सदन के सदस्यता के लिए निर्हरत हो जाएगा, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा यदि वह उस चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता धारण कर लेता है। मतलब कोई भी निर्दलीय विधायक हो, वो यदि निर्दलीय से चुनाव लड़ रहा है तो बाद में वो किसी और पार्टी से शामिल नहीं होता, हो सकता है कि जब तक कि वो गठबंधन ना बना ले, ठीक है। तो ये इसमें उपबंध था, ये 1985 में। तीसरा जो आता है वो नाम निर्देशित सदस्य, मतलब नॉमिनेटेड, जो अपॉइंटेड होते हैं, जो राष्ट्रपति के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं उस सदस्य। तो किसी सदन का नाम निर्देशित सदस्य उस सदन की सदस्यता के योग्य हो जाता है यदि वह उस सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के 6 माह के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, तो वो जो वो अयोग्य हो जाएगा, ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा यदि वह 6 माह के बाद इसमें सदस्यता दूसरी पार्टी का ग्रहण कर लेता है, यदि उसे नॉमिनेट किया गया है उसके बाद। तो ये इसके बारे में उपबंध है। और इस नियम, ये जो नियम दिया गया, 3 सदस्यों के बारे में जो नियम बताया गया, इस नियम के कई सारे अपवाद भी दिए गए हैं। इस संबंध में कई अपवाद भी मिलते हैं, जैसे दल परिवर्तन के आधार पर उपयुक्त अयोग्यता के संबंध में 2 मामलों में आपको लागू नहीं होगा, ठीक है, 2 मामलों में ये सब चीज़ें आपको लागू नहीं होगी। यदि कोई सदस्य दल के टूट के कारण अपने दल से बाहर हो गया हो, दल में टूट तब मानी जाती है जब 1/3 सदस्य सदन के जो नए दल है उससे गठन हो जाए। जैसे कि 33 सदस्य आपके पास हो और 1/3 मतलब 11 सदस्य हैं वो दूसरे पार्टी में चले जाएं, तो ये दल बदल नहीं कहा जाएगा। लेकिन अभी जो कहा गया है, अभी 2/3 कहा गया है। 91 में फिर संविधान संशोधन हुआ, जो 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, उसके बाद ये जो 1/3 का जो आंकड़ा था उसे 2/3 कर दिया गया, ठीक है, उसे 2/3 किया गया। मतलब आप जब तक 22 जो मेंबर है वो पार्टी को नहीं बदलेंगे तब तक जो है वो पार्टी जो है वो कहा जाएगा कि वो निर्हरक होगा, वो दल बदल के अंतर्गत आएगा। लेकिन जब 22 बदल देते हैं, मतलब 2/3 बदल देते हैं, तो वो निर्हरक नहीं होगा। तो ये दूसरा उपबंध है जिसके कारण ये जो छूट मिलती है इसके अंतर्गत। यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी चुने जाने पर अपने दल की सदस्यता से स्वैच्छिक रूप से बाहर चला जाता है, मतलब कि कोई सदस्य है जिसे या तो लोकसभा या फिर राज्यसभा या तो विधानसभा या फिर विधान परिषद, इन सब किसी भी चीज़ों से यदि उसे चुना गया है, उसके अध्यक्ष के रूप में उसे चुना गया है, तो वो अपनी स्वेच्छा से जो अपना पार्टी है उससे त्याग पत्र देता है अथवा अपने कार्यकाल के बाद दल की सदस्यता फिर से ग्रहण कर लेता है। तो ये जो है वो अपवाद होगा। ऐसा क्यों किया गया है? तो यह छूट प्रदान की गई है कि ये एक मर्यादित पद है और ये इसमें कोई निष्पक्षता आनी चाहिए। जो पद है इसमें निष्पक्ष होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि जो पीठासीन अधिकारी है वो पक्ष में आकर, जैसे पीठासीन अधिकारी सामान्यतः आप जानते होंगे कि जो सत्ता पक्ष है उसका ही होता है, तो उसके प्रभाव में आकर अपने निर्णय दे।
ठीक है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 10वीं अनुसूची का प्रावधान जो विधायक दल के 1/3 सदस्य द्वारा दल तोड़ने के कारण आयोग के छूट के संबंध में वो 91वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा हटा दिया गया। ये बात मैंने पहले ही आपको बता दी है। इसका अर्थ यह है कि दल छोड़ने वाले को टूट के आधार पर कोई अब संरक्षण नहीं मिलेगा। ठीक है, ये याद रखना है। तीसरा सवाल आता है कि आखिर ये जो स्प्लिट होगा, कौन मानेगा कि निर्भरता है? कौन कहेगा कि कोई सदस्य जो है वो निर्भर होगा? इसका निर्धारण कौन करेगा कि कोई सदस्य जो है वो उसने दल बदला है, उसको डिस्क्वालीफाई किया जाए? तो इस दल परिवर्तन से उत्पन्न निर्भरता के संबंध के प्रश्न पे कौन देगा? तो वो संसद का जो अध्यक्ष होता है, चाहे राज्यसभा हो तो जो सभापति होता है, और उसके बाद जो यदि लोकसभा हो तो वहां का अध्यक्ष होता है। इसी तरह से विधानमंडल में के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद के लिए नियम है। हालांकि इस कानून के द्वारा कोई ऐसी समय सीमा नहीं बताई गई है कि जिसमें जो है वो निर्धारण कर दिया जाए, ऐसी कोई भी समय सीमा नहीं बताई गई है। इस संदर्भ में प्रारंभ में जो कानून था उसके अनुसार अध्यक्ष का निर्णय जो होता था वो अंतिम निर्णय होता था। अध्यक्ष ने यदि बोल दिया कि हाँ ये सदस्य जो है वो उसने दल बदल किया है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद उसे कहीं भी कोई भी अधिकार नहीं होता है, उसका निर्णय जो है वो अंतिम होता है। लेकिन 1993 में एक केस आया, सुप्रीम कोर्ट में 1993 में एक केस आया, कोहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हू मामला। ये जो नाम है थोड़ा अजीब है, इसको याद रखना है। कोहोतो हलोलन बनाम जालचिन्हू मामला 1993 में आया, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने ये उपबंध को असंवैधानिक घोषित कर दिया और कहा कि ये जो पद है ये एक प्रतिष्ठित पद है और ये भारत सरकार के अंतर्गत उसी तरह से ये विशेषाधिकार संरक्षण के अंतर्गत आता है जैसा कोई अन्य पद, जो संसदीय लोकतंत्र के संचालन में इसकी भूमिका जो है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस कारण से 10वीं अनुसूची के अंतर्गत मामले में इसके जो न्याय निर्णय का अधिकार है जो अपवाद स्वरूप नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यह किसी अन्य अधिकरण जैसा कि कोई और अन्य अधिकरण होता है उसके निर्णय के दुष्प्रभाव, उसका प्रतिकूलता आदि के आधार पर इसकी न्यायिक समीक्षा की जानी चाहिए। जुडिशियल रिव्यू है जो वो किया जाना चाहिए, तो इसको न्यायिक समीक्षा के अंदर लाया गया। ठीक है, इसको न्यायिक समीक्षा के अंदर लाया गया और कौन से केस के अंतर्गत लाया गया? तो कोहोतो होलोहन बनाम जाचिल्हू, ठीक है, इस जो मामला है उसके अंतर्गत इसे लाया गया। और न्यायालय ने कई सारे टिप्पणियां भेजी, जैसे न्यायालय ने अध्यक्ष के जो न्याय संबंधित जो इसका अधिकार है उसके निर्णय करने के अधिकार को, यहाँ 2 बार लिखा गया है, अधिकार के संबंध में यह टिप्पणी करते हुए इसे खारिज कर दिया कि यह जो प्रावधान है वह स्वयं राजनीतिक रूप से किसी एक राजनीतिक दल समानतः जो सत्ता पक्ष के जो होते हैं उसी के पक्ष में की ओर ये झुका रहेगा। तो इस कारण से जो नियम है इसको जो जुडिशियल रिव्यू के कारण लाएगा और बार बार जो है इसमें जो है वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर कोई भी जो NGO हो, ये सब हमेशा इस पे सवाल उठाते रहते हैं। तो नियम बनाने की शक्ति किसकी होती है? इस संदर्भ में कौन नियम बनाएगा? तो किसी सदन के अध्यक्ष को 10वीं अनुसूची के उपबंधों को प्रभावित करने के लिए जो नियम और विनियम जो बनाए जाते हैं इसको शक्ति प्राप्त है। ठीक है, किसी भी सदन के सदस्य हैं, किसी भी सदन का जो अध्यक्ष है, चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानमंडल के अंतर्गत विधानसभा और विधान परिषद हो, वो नियम इसके संदर्भ में बना सकता है। ऐसा जो नियम या विनियम बनेगा, जो भी रूल बनेगा, वो सदन के समक्ष 30 दिन के लिए रखा जाएगा, जिस पर उस पर चर्चा होगी और उस पर सर्वसम्मति से इस जो नियम है इसको स्वीकृत किया जाएगा या फिर इसमें सुधार कर सकते हैं अथवा इसे अस्वीकृत कर सकते हैं। इसके अलावा वह निर्दिष्ट कर सकता है कि किसी सदस्य द्वारा ऐसे नियमों का उल्लंघन ठीक उसी प्रकार माना जाएगा जिस प्रकार सदन के जो विशेषाधिकार है उसका उल्लंघन माना जाता है। तो ये जो बनाने की शक्ति है किसके पास है? तो वो अध्यक्ष के पास है। इन नियमों के अनुसार जो अध्यक्ष है वो दल परिवर्तन की संज्ञान तभी लेता है जब सदस्य के सदन का कोई भी सदस्य हो उसे शिकायत प्राप्त होती है। सदन का कोई सदस्य जब उसे शिकायत करता है तभी उसके संदर्भ में वो जो है वो संज्ञान लेता है। ठीक है, उसको अपने जो अकाउंट में वो लेता है। अंतिम निर्णय लेने से पूर्व उसे उस सदस्य को जिसके विरुद्ध शिकायत की गई है अपना पक्ष रखने का मौका अवश्य देता है। ठीक है, और वह इस मामले में विशेषाधिकार समिति के पास जांच के लिए भेजाता है। अतः जो दल परिवर्तन जो है वो कोई तात्कालिक और स्वयंवेव प्रभाव ये नहीं होता है। ठीक है, ये जो अधिनियम था, यदि इसके मूल्यांकन की बात करें
इसको इवेलुएट जब करें हम, तो संविधान की 10वीं अनुसूची जो दल परिवर्तन विरोध कानून से संबंधित है, इसकी रूपरेखा राजनीतिक दल परिवर्तन के दोषों तथा दुष्प्रभावों कि जो पद या प्रलोभन अथवा भौतिक पदार्थ के प्रलोभन अथवा किसी प्रकार की अन्य प्रलोभन के प्रति होती है। कोई भी सदस्य है कोई प्रलोभन के चलते दूसरी पार्टी में जो चला जाता है, उस पर इन्होंने रोक लगाया। इस जो नियम था उस पर इसने रोक लगाया। इसका उद्देश्य जो था वो भारतीय संसदीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना था तथा सैद्धांतिक और अनैतिक दल परिवर्तन को इसे रोकना था, जो कुछ हद तक ही रोक पाया था। तात्कालिक प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी ने इस सार्वजनिक जो जीवन में सुधारों की ओर पहला कदम माना था। ये जो संविधान संशोधन था, जो 52वां संविधान संशोधन था, इस संदर्भ में राजीव गांधी ने कहा था कि ये सार्वजनिक जीवन के सुधार की ओर पहला कदम है। ठीक है, तात्कालिक जो केंद्रीय विधि मंत्री थे, जो सेंट्रल लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा था कि यदि भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता तथा स्थिरता का कोई प्रभाव हो सकता है तो 52वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा दोनों सदनों में एक मत से स्वीकृति और प्रमाण जो है वो पारित किया गया। यह प्रमाणित करता है कि भारत जो है वो लोकतंत्र में परिपक्व है और वो स्थिर है। तो इस तरह से इसका मूल्यांकन आप कर सकते हो। बाकी यदि इनके लाभ की बात करें कि इसके तहत कौन कौन से जो इस अधिनियम के कई लाभ हैं, तो वो निम्न लाभ क्या क्या हैं। तो यह जो कानून है यह विधायकों को दल परिवर्तन की प्रकृति पर रोक लगाकर राजनीतिक जो संस्था है उसके उच्च स्थिरता प्रदान करता है, उसमें स्टेबिलिटी लाता है। ठीक है, यह राजनीतिक दलों को दूसरे दलों में शामिल होने अथवा किसी विद्यमान दल में टूट जैसी लोकतांत्रिक तरीके से विधायिका द्वारा पूर्ण सहमति की सुविधा भी प्रदान करता है। या तो जब आप दल परिवर्तन करेंगे, जैसे कि 2/3 सदस्य आप टूट जाते हो, तो उसको स्प्लिट माना जाएगा। ठीक है, तो यह भी प्रदान करता है। राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को कम करता है तथा अनियमितता निर्वाचनों पर अप्रगतिशील जो खर्च है उस पर रोकता है, क्योंकि अनियमित निर्वाचन इसमें होगा। जैसे जब दल में परिवर्तन हो, जैसे आपने देखा होगा स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था कि जो हरियाणा की स्थिति ऐसी हो गई थी कि वहाँ राष्ट्रपति शासन बाद में लगाया गया था और बाद में चुनाव भी हुआ था, तो इसके जो खर्च है उसको भी ये कम करता है। इसमें जो विद्वान राजनीतिक दलों को संवैधानिक जो है पहचान भी मिलती है। ठीक है, जो राजनीतिक दल है उसको संवैधानिक भी पहचान मिलती है। तो ये कई सारे लाभ इसके अंतर्गत होते हैं। इसमें यदि आलोचना में बात करें, इसकी आलोचना में, तो यद्यपि दल विरोधी जो कानून है वो हमारे राजनीतिक जीवन की शुद्धता की तरफ पहला साहसिक कदम था, इसमें देश के राजनीतिक जीवन में एक नए युग का सूत्रपात किया, फिर भी अनेक कार्यकलापों की कमी रही और दल बदल परिवर्तन जो था उसका भी प्रभाव उस तरीके से नहीं दिख पाया, वो इसको नहीं रोक पाया। तो इसके निम्न आधारों पे आप आलोचना कर सकते हैं। पहला क्या रखेंगे, तो यह असहमति तथा दल परिवर्तन के बीच कोई अंतर नहीं बता पाता है। ठीक है, कोई पार्टी का कोई सदस्य है वो दल परिवर्तन कर रहा है या फिर वो जो बिल है उससे वो असहमत हो रहा है, इससे कोई अंतर नहीं बता पाता है। आप जैसे पार्टी के पक्ष में वोट नहीं करोगे तो आपको निरर्हक साबित कर दिया जाएगा। तो ये इसमें अंतर नहीं बता पाता। इसमें विधायिका को असहमति के अधिकार पर तथा स्वविवेक की स्वतंत्रता में अवरोध उत्पन्न किया। ठीक है, जो सदस्य था उसकी जो इंडिपेंडेंस थी उसको इसने खत्म किया। अतः इसके दल के अनुशासन के नाम पर दल के जो स्वामित्व तथा अनुमति को कठोरता है उसको आगे बढ़ाया। तो यह पहला आलोचना आप इस तरह से कर सकते हो कि कोई भी सदस्य उसकी इंडिपेंडेंसी है उसको इसने छीना। इसका जो व्यक्तिगत तथा वर्गों के दल बदल परिवर्तन के मध्य विभेद अनुचित है। ठीक है, इसने होगा कि जो इसमें कहा गया कि व्यक्तिगत कोई यदि इंडिपेंडेंट चुनता है तो वो दल बदल के अंतर्गत निर्भर साबित होगा, लेकिन कोई अगर पार्टी ही 2/3 से बदल जाती है तो वो निर्भर साबित नहीं होगा। तो इसमें भी ये इस तरह से भी आप इसकी आलोचना कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि इनमें छूट-फूट दल परिवर्तन पर रोक लगाई गई, किंतु बड़े पैमाने पर जो दल परिवर्तन होता है उसको कानूनी रूप दे दिया गया। तो ये भी आलोचना इसकी हुई। यह किसी विधायक द्वारा विधानमंडल से बाहर किए गए उसके कार्यकलाप हेतु उसके जो निष्कासन की व्यवस्था नहीं करता है। ठीक है, जो विधायक द्वारा बाहर जो कार्य किया जाता है, जैसे कि संसद से बाहर जो कार्य किया जाता है, विधानमंडल से बाहर कार्य किया जाता है, तो उसका जो बाहर कोई असंवैधानिक जो कार्य होता है उसमें यदि वो सम्मिलित पाया जाता है तो इसमें भी वो संसद जो है वो उसका निष्कासन नहीं करता। तो ये उसकी आलोचना हो गई। ठीक है, तो इस तरह से भी आप आलोचना कर सकते हैं। कुछ टिप्पणीकारों ने कहा कि ये जो कानून है वो विफल हो गया है और इसे हटाने की सिफारिश कर दी थी।
ठीक है। जैसा कि उपराष्ट्रपति जो हामिद अंसारी थे उनका सुझाव था कि यह केवल अविश्वास प्रस्ताव के मामले में सरकार को बचाने के लिए लागू किया गया है। जब नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है संसद में जैसा कि आप देख सकते हो अभी बिहार सरकार के द्वारा लाया गया था अविश्वास प्रस्ताव, नीतीश कुमार के द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। लेकिन जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो उस समय पार्टी का जो सदस्य होते हैं उनको दबाव दिया जाता है, उन पे दबाव बनाया जाता है कि यदि आप हमारे विरोध में वोट करोगे तो आपको निर्भर साबित करवा दिया जाएगा, क्योंकि जो अध्यक्ष है वो तो हमारा ही है। तो इस तरह से भी आप इसको आलोचना कर सकते हैं। इसका निर्दलीय तथा नाम निर्दिष्ट सदस्यों में जो भेदभाव है वो अतार्किक ही है। यदि पहला किसी दल में शामिल होता है तो वह निर्हरक हो जाएगा, जबकि दूसरा को इसकी अनुमति मिलती है। जो निर्दलीय सदस्य है वो यदि किसी दल में शामिल हो जाता है तो वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन नाम निर्दिष्ट मतलब कि अपॉइंटेड जो होता है, जिसको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, यदि वो किसी दल में शामिल होता है तो उसको आप कहते हैं कि ये अनुमति है, इसको हम अप्रूव करेंगे। तो इस तरह से भी आप इसको आलोचना कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि अध्यक्ष पर निर्णय करने की जो निर्भरता पर, इस आधार पे आप आलोचना कर सकते हैं कि जो निर्णय करने की शक्ति है वो किसकी है, तो वो अध्यक्ष की है। अध्यक्ष का निर्णय जो होता था वो 93 से पहले लास्ट निर्णय होता था। 1993 से पहले अध्यक्ष का निर्णय ही लास्ट होता था, लेकिन 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे न्यायिक जो पुनरावलोकन है, जो न्यायिक समीक्षा है, उसके अंतर्गत इसे लाया। तो अध्यक्ष का जो निर्णय देने की शक्ति है उसके दो आधार पर आप आलोचना कर सकते हैं कि पहला, यह संभव है कि वह इस प्राधिकार का राजनीतिक बाध्यताओं के कारण उद्देश्यपूर्ण तथा अभेदभावपूर्ण रूप से प्रयोग न कर पाए। ये बिल्कुल संभव है। जब आप किसी सत्ता पक्ष का अध्यक्ष हो तो वो अपनी सत्ता पक्ष की ओर झुका हुआ दिखेगा, तो ये बिल्कुल संभव हो जाता है। तो इस तरह से आप आलोचना कर सकते हो। दूसरी जो आलोचना आप कर सकते हो कि उसके पास ऐसे मामलों में निर्णायक हेतु विधिक ज्ञान नहीं है, ठीक है, और उसके पास अनुभव की कमी है। ये कहना है कई सारे जो सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के, मतलब जुडिशरी से जो रिलेटेड हैं, उनका कहना है कि जो अध्यक्ष होता है उसे निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, इस संबंध में उसे कोई विधिक ज्ञान नहीं होता है, उसे लॉ का कोई ज्ञान नहीं है और इसमें कोई उसे अनुभव नहीं है। ये जो कार्य होता है वो किसका है, तो ये कार्य, उनका कहना है कि ये कार्य न्यायपालिका का होता है, न कि विधायिका का, ठीक है। विधायिका का जो है वो विधि बनाना है, कार्यपालिका का है उस विधि को इम्प्लीमेंट करना है, और जुडिशियरी जो है वो न्यायपालिका है, इन सब के बीच न्याय को स्टैब्लिश करना है, ठीक है। तो इस तरह से जो सेपरेशन है वो पावर का यहाँ किया गया है। तो इस आधार पे आप इन सब की आलोचना कर सकते हैं। वस्तुतः दो लोकसभा अध्यक्ष जो रवि राय और दूसरा शिवराज पाटिल 1993, इन्होंने दल परिवर्तन के संबंध में मामलों में जो न्याय निर्णय की अपनी उपयुक्तता पर संदेह जाहिर किया था। इन्होंने इस संदर्भ में, जो मैंने अभी बताया कि निर्णय लेने की शक्ति है, इस संदर्भ में दो अध्यक्ष ने ही इस पे जो है वो आपत्ति दर्ज कर दी थी। जैसा अध्यक्ष शिवराज पाटिल ने कहा था कि न्यायपालिका को इस प्रकार के मामलों में दिए गए लाभों के कई उदाहरण हैं। अध्यक्ष या सभापति को इस प्रकार के मामलों में विशेषाधिकार दिए जाना उचित है। फिर इन मामलों को यदि उच्चतम न्यायालय या फिर सर्वोच्च न्यायालय निपटाया जाता है तो यह ज़्यादा उचित है। ये जो शिवराज पाटिल है, इनका कहना है कि ठीक है, आप जो है वो अध्यक्ष के द्वारा इन मामलों को निपटवाते हैं, लेकिन यदि ये मामला सुप्रीम कोर्ट या फिर सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के द्वारा निपटाया जाता तो ये ज़्यादा उचित होता। ये इनका कहना है, ये जो अध्यक्ष हैं इनका कहना है। बाकी संविधान में ऐसा अनुच्छेद दिया गया है, शायद जहाँ तक मुझे याद है, यदि मैं गलत करूं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अनुच्छेद 122 में भी, अनुच्छेद 122 या अनुच्छेद 121, इसी में से कोई होगा, तो ये कहता है कि संसद जो है उसके कार्यों में जो जुडिशरी है, जो न्यायपालिका है, वो विधायिका के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा, संसद के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो यही अनुच्छेद कहता है। आप, मुझे ये डाउट है कि 122 है या 121 है, आपको पता होगा तो आप कमेंट में बता सकते हो। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो अधिनियम था इसमें कई लूप होल थे, जिसके कारण फिर से इसमें 2003 में संशोधन किया गया। तो चलिए हम अब देखते हैं कि 2003 के अंतर्गत कौन कौन सी जो है वो व्यवस्था की गई 91वां संविधान संशोधन के अंतर्गत। तो व्यवस्थाओं में उस समय जो कई सारी कमियां उजागर होती रहती थी, इस प्रकार अधिनियम में भी कुछ कमियां होती है। जिस तरह से कई सारे व्यवस्थाएं हैं उसमें कमियां देखने को मिलती है, उसी तरह से जो अधिनियम, कोई भी अधिनियम होता है उसमें कमियां समय के साथ देखने को मिलती ही हैं।
तो इसी कारण जो है वो फिर से इस जो संशोधन था 52वां संविधान संशोधन जो अधिनियम था 85 वाला दल बदल परिवर्तन एक्ट 1985, उसको फिर से परिवर्तित किया गया। उसमें एक जो है वो संशोधन किया गया और संशोधित अधिनियम 2003 है वो पारित किया गया। तो इस अधिनियम को जो लागू करने के क्या क्या कारण रहे होंगे, आपसे इस तरह से सवाल पूछा जा सकता है कि जो 91वां संविधान संशोधन है उसको लाने के क्या कारण थे, क्या परिस्थितियां बनी जिसके कारण, जब 52वां संविधान संशोधन हो ही गया था तो क्या परिस्थितियां बनी जिसके कारण फिर से उसमें संशोधन करके और कुछ अलग अलग नियम है वो बनाने पड़े। तो इसको आप इस तरह से जस्टिफाई करोगे, ठीक है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के विरुद्ध कानून को सख्त बनाने की मांग पिछले एक दशक से चली आ रही थी, क्योंकि जो ये नियम बना था इसके बाद भी दल बदल जो था वो रुक नहीं रहा था, उसको कुछ डिफरेंट टाइप से लोग जो है वो यूज कर रहे थे, उसके लॉ फॉल को यूज कर कर, उसके जो कमियां हैं उनको यूज कर कर। तो इसके संदर्भ में कई दशकों से, कई नहीं एक दशकों से इस पर मांग चल रही थी। तो इस आधार पर की मांग की जाए कि यह जो कानून है, कानून के प्रावधान दल बदल को रोकने में प्रभावी सिद्ध नहीं हो पा रही है। यह अधिनियम एक और बड़े पैमाने पर दल बदल को प्रोत्साहन करता है, जैसा कि 1/3 सदस्य यदि बदल जाता है तो वो दल बदल नहीं कहा जाएगा, वो पार्टी को टूट कहा जाएगा। तो ये कहा गया। तो ये जो बड़े दल है वो इसको प्रोत्साहित ये करता है, जबकि व्यक्तिगत दल, जैसा कि मैंने पीछे के जो स्लाइड्स थे उनमें बताया भी कि जैसे व्यक्तिगत कोई दल परिवर्तन करता है तो उसे निर्हारक घोषित कर दिया जाएगा। सदस्यों को अयोग्यता से छूट के संबंध में 10वीं अनुसूची के प्रावधानों की कड़ी आलोचना इसलिए भी हुई कि इनका सरकार को अस्थिर करने में बड़ी भूमिका होता है। जो ठीक है, सरकार को अस्थिर करने में इनकी बड़ी भूमिका होती है। इस आधार पर भी ये जो छूट मिल रही थी, जो अपवाद हमने देखा 3, वो उसकी आलोचना यहाँ पे की गई, ठीक है। कई वैधानिक आयोग ने 10वीं अनुसूची के उस प्रावधान को हटाने की अनुशंसा की जिसमें दल बदल के मामले में जो है वो अयोग्यता से छूट मिलती है। अब कौन कौन से जो आयोग थे उन्होंने इस संदर्भ में बातें की, उनको देख लेते हैं। तो पहला जो था वो दिनेश गोस्वामी समिति की अध्यक्षता में गठित चुनाव सुधार समिति 1990, इसने अपनी रिपोर्ट में कहा कि दल बदल के संबंध के जो मामले हैं उसमें अयोग्यता से जो छूट मिलती है वो असंवैधानिक है, इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, और इसी कारण से जो 91वां संविधान संशोधन है वो हुआ था। उसी तरह से भारत का जो विधि रिपोर्ट जो था 170वां विधि रिपोर्ट, उसमें भी इस बात पे चर्चा की गई। भारत का जो चुनाव में सुधार के लिए बनी समिति 1999 है, इसमें भी इस बात की मांग की गई कि इसमें सुधार की आवश्यकता है। और संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग जो था उसने 2002 की अपनी रिपोर्ट में भी कहा था कि इस संदर्भ में जो नियम है इसमें कुछ और बदलाव की आवश्यकता है। तो संविधान की कार्यपालिका की समीक्षा के लिए गठित जो राष्ट्रीय आयोग था उसने क्या सुझाव दिया था, तो उसने 2 सुझाव मूलतः दिया था। ये 2 सुझावों को आपको याद रखना है कि दल बदलू जो भी दल बदलू मंत्री है उसको मंत्री पद पर अथवा किसी सार्वजनिक या लाभकारी राजनीतिक पद से हटाएं। यदि कोई दल बदलू मंत्री है तो उससे तुरंत उसके जो पद है, कोई भी सार्वजनिक पद हो या फिर कोई भी लाभकारी राजनीतिक पद हो, उससे हटाया जाए और उसे दंडित किया जाए, ठीक है। उससे पनिशमेंट भी दिया जाना चाहिए और यह दंड तब तक जारी रहना चाहिए जब तक यह नए चुनाव के पश्चात नई विधायिका का गठन न हो जाए, अथवा या तो नई विधायिका का गठन हो जाए, नहीं तो वर्तमान जो विधायिका है उसका कार्यकाल पूरा हो जाए। इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए तब तक उसका जो दंड है वो जारी रहना चाहिए। जो दूसरा सुझाव है वो दिया जो राष्ट्रीय आयोग ने दिया कि केंद्र और तथा राज्य में बड़ी मंत्री परिषदों का गठन किया जाता है। जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, वहाँ पे बहुत सारे को मंत्री बनाया जाता है प्रलोभन के लिए। हम बोल दिए कि हम ज़्यादा पैसा देंगे तो मंत्री हमको बना दिया गया। तो बड़ी संख्या में जो मंत्री है उसको बनाया जाता था, केंद्र में हो या राज्य में बड़ी संख्या में मंत्रियों को बनाया जाता था। तो इस प्रचलन को कानून बनाकर समाप्त किया जाना चाहिए, ठीक है। ये जो प्रचलन बन रहा था इसको समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि प्रलोभन के आधार पर कि कोई ज़्यादा प्रलोभन दे रहा है तो उसको पार्टी ने उसे मंत्री बना दिया, ठीक है। तो ये प्रलोभन के आधार पर इसको कम करने के लिए एक सुझाव दिया गया कि इसको नियम बनाना चाहिए
केंद्र अथवा राज्य सरकारों में मंत्रियों की जो संख्या होनी चाहिए वो लोकप्रिय सदन जो होता है वो निम्न सदन होता है। जैसे संसद के संदर्भ में लोकसभा जो है वो लोकप्रिय सदन है और राज्यसभा जो है वो लोकप्रिय सदन नहीं है, वो उच्च सदन कहलाता है। जो कुल सदस्य होता है लोकप्रिय सदन का कुल सदस्य उसका 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। और बाद में जो 91वां संविधान संशोधन हुआ उसमें इसको 10% तो नहीं लेकिन 15% मान लिया गया। ठीक है, अब जो 91वां संविधान संशोधन है उसकी चर्चा कर लेते हैं कि 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा मंत्रिमंडल का आकार छोटा रखने, अयोग्य ठहराए गए लोगों को जो वो नागरिक पद धारण करने उसे रोकने और दल परिवर्तन विरोधी कानूनों को सशक्त बनाने के लिए कई सारे उपबंध किए गए। ये जो 91वां संविधान संशोधन हुआ उसमें कई सारे उपबंध किए गए, जिसमें जो दल है मंत्रिपरिषद का आकार है उसको छोटा करने के संदर्भ में, जो अयोग्य ठहराए गए मंत्री है उसको नागरिक पद मतलब सार्वजनिक पद है वो देने के संदर्भ में, या फिर दल बदल के विरोध कानून है उसको सशक्त बनाने के लिए कई सारे उपबंध किए गए, जिनको निम्नवत हम देखेंगे। तो पहला है कि वर्ष 1985 के अधिनियम के अनुसार किसी राजनीतिक दल के निर्वाचित सदस्यों के 1/3 सदस्य द्वारा दल बदल हो जाता था। जो 85 का अधिनियम था उसमें यदि एक तिहाई सदस्य ने पार्टी छोड़ दिया तो वो दल बदल कहलाता था, लेकिन 91वां में कहा गया कि आप दल बदल तभी होगा जब 2/3 होगा। तो ये इसमें पहला उपबंध है, इसको आप याद रखेंगे। दूसरा है कि प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिपरिषद का जो आकार होगा वो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% होगा। ठीक है, 15% होगा। ये 91वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ही जोड़ा गया, 15% से कभी भी अधिक नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी यह अनुच्छेद किसमें चर्चा की गई, तो यह अनुच्छेद 75 में चर्चा की गई। उसी तरह से मुख्यमंत्री सहित संपूर्ण जो मंत्रिपरिषद है उसका आकार विधानमंडल की कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकता। लेकिन मुख्यमंत्री के संदर्भ में एक बात याद रखें कि मुख्यमंत्री सहित जो संपूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिए। यह अनुच्छेद 164 में इसकी चर्चा की गई है। तीसरा जो उपबंध इसमें किया गया है कि संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर डिस्क्वालीफाई किया गया है, निर्हरक ठहराया गया है, वह किसी मंत्री पर जो पद है उसको धारण नहीं कर सकता। इसके लिए वो डिस्क्वालीफाई है। ये अनुच्छेद 75 के तहत कहा गया है। उसी तरह से अनुच्छेद जो 164 है उसके तहत विधानमंडल के अंतर्गत जो आते हैं राजनीतिक सदस्य, यदि वो निर्हरक ठहराया गया है तो उसे भी मंत्री पद नहीं दिया जाएगा। राज्य में भी उसे मंत्री पद जो है वो नहीं दिया जाएगा। संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य जो दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरक ठहराया गया है वह किसी भी लाभ के राजनीतिक पद को धारण करने के लिए निर्हरक होगा, वो इसके लिए भी डिस्क्वालीफाई होगा। यहाँ लाभ के पद से जो राजनीतिक पद का अभिप्राय यह है कि जो लाभ का पद कौन कौन सा कहलाएगा, तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई कार्यपालक जिसके लिए वेतन या अन्य लाभ संबंधित जो है वो किसके द्वारा दिया जाता है, सरकार के द्वारा दिया जाता है या फिर लोक राजस्व से लिया जाता है, वो इसके अंतर्गत लाभ का पद कहा जाएगा। और इसको वो जो निर्हरक मंत्री है उसे ये नहीं दिया जा सकता। उसी तरह से किसी निकाय के अधीन कोई कार्यालय चाहे वो निगमित हो या नहीं, जिसका स्वामित्व पूर्णतः सरकार के पास हो या फिर अंततः सरकार के पास हो, उसका वेतन जो है वो वन लाभ जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो इस संदर्भ में भी आप उस पे जो लाभ का पद कहलाएगा और उस मंत्री को आप नहीं दे सकते हैं, जो डिस्क्वालीफाई हो गया है उस मंत्री को नहीं दे सकते हैं। अब कई सारे जो है वो कहते हैं कि दल बदल जो कानून है उसके विपक्ष में तर्क कई सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यदि आपसे इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाए तो आप ये 4 तर्क आप दे सकते हो कि लोकतंत्र में संवाद जो है वो संवाद की संस्कृति का अत्यंत महत्व होता है। लोकतंत्र है, जब तक आप लोकतंत्र में प्रश्न नहीं उठाओगे, आप इस पर चर्चा नहीं करोगे, तो इसका बड़ा महत्व होता है लोकतंत्र में। लेकिन दल बदल विरोधी कानून है उसकी वजह से पार्टी लाइन से अलग होकर यदि आप अपना विचार रखते हैं तो आप निर्हरक साबित हो जाएंगे, आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इस जो है ये आलोचना के अंतर्गत आप रख सकते हो, इसके विपक्ष में आप तर्क रख सकते हो। जनता के लिए जनता के द्वारा जो शासन होता है वो लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में जनादेश ही सत्ताधारी होता है, जिसको ज्यादा वोट मिलता है वही सत्ताधारी होता है लोकतंत्र में, और उसकी अनुमति से शासन होता है, उसकी प्रगति ही शासन का एकमात्र लक्ष्य माना जाता है। लेकिन दल बदल विरोधी कानून जनता का नहीं बल्कि दोनों
जो दलों का शासन की व्यवस्था अर्थात पार्टी राज को बढ़ावा देता है। इसमें जो पार्टी है अपने लिए कार्य करती है, यही यहाँ का आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र में जनता जो है वो सत्ताधारी होती है, जो पार्टी है वो सत्ताधारी, जनता सत्ताधारी होते हैं, लेकिन जो पार्टी है वो अपने कार्य के लिए जो एकमात्र लक्ष्य वो रहता है कि जो जनता है उसकी जो वृद्धि है वही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। जो पार्टी है उसकी एकमात्र लक्ष्य जनता की वृद्धि होना चाहिए। लेकिन दल बदल विरोधी कानून है वो जनता का नहीं है बल्कि दलों के शासन की व्यवस्था है, जिसे कह सकते हो कि ये पार्टी राज है। पार्टी राज है, इसको बढ़ावा देता है क्योंकि आप दल को परिवर्तन कर सकते हो अपने जो फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए 2/3 सदस्य आ जाए तो आप दल को परिवर्तन कर सकते हो। तो इस तरह से आप इसमें आलोचना कर सकते हो। तीसरी आलोचना आप कर सकते हो कि दुनिया के कई परिपक्व जो लोकतंत्र में दल बदल विरोधी कानून जैसी कोई भी व्यवस्था नहीं है। इस तरह से उदाहरण देकर आप भी इसमें तर्क कर सकते हो। जैसा कि इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आदि देशों में जनप्रतिनिधि प्रायः अपने दलों के विपरीत मत रख सकते हैं। यदि कोई, जैसे मैं बीजेपी का मेंबर हूं तो मैं बीजेपी से विरोध में अपना मत रख सकता हूं, लेकिन आप भारत में यदि रखेंगे विपरीत मत तो आपको पार्टी लाइन से अलग मान लिया जाएगा और आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इस कारण से वो जो व्यक्ति है, जो राजनेता है, उसकी स्वतंत्रता का भी हनन यहाँ से होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि दल विरोधी जो कानून है उसको प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए संबंध में कई सारे सुझाव दिए गए हैं कि किस तरह से इसे पारदर्शी बनाया जाए। तो चुनाव आयोग ने इस संदर्भ में सुझाव दिया है कि दल बदल के मामले में इसके लिए एक निर्णायक प्राधिकारी होना चाहिए। जो अध्यक्ष को शक्ति दे दी गई है निर्णय लेने की, उसको संदर्भ में अध्यक्ष को यह शक्ति ना दिया जाए, इसके लिए एक निर्णायक जो प्राधिकारी बना दिया जाए। दूसरी ओर तर्क दिया जाता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल से संसद, जो यदि केंद्र सरकार का मामला हो तो राष्ट्रपति से, और यदि राज्य सरकार का मामला हो तो राज्यपालों को दल बदल के संबंध में जो याचिका है उनको सुनवाई करना चाहिए। कुछ लोग ये भी कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने सुझाव दिया है कि संसद को उच्च न्यायपालिका के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र न्यायाधिकरण की घटना होनी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल की गठन करना चाहिए, ताकि दल बदल के मामलों में तेजी से और निष्पक्ष रूप से आप फैसला ले सके। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जब पार्टी, जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है, वो पार्टी सत्ता पक्ष का होता है, तो वो हो सकता है कि अपने पार्टी की ओर झुका हुआ रहे। तो इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का कहना है, जो न्यायपालिका है उसका कहना है कि एक स्वतंत्र जो है ट्रिब्यूनल का आप गठन करिए, जिसमें जो इसके जो अध्यक्ष होंगे वो रिटायर्ड जज होंगे, सेवानिवृत्त जो न्यायाधीश होंगे वो इसके होंगे, और इस संदर्भ में वो तेजी से और निष्पक्ष रूप से फैसला दे सकेंगे। तो ये इस तरह से न्यायपालिका को जोड़कर आप किया जा सकता है। इस संदर्भ में आप जो सुझाव दे सकते हैं। जो दल बदल विरोधी कानून को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि दल बदल विरोधी कानून को तर्कसंगत उपयोग हो। इस संदर्भ में कई विशेषज्ञों ने सुझाव दिया है कि कानून केवल उन मतों के लिए मान्य होना चाहिए जो सरकार की स्थिरता का निर्धारण करते हैं, जैसे वार्षिक बजट और विश्वास प्रस्ताव के लिए पारित हो। तो इस संदर्भ में ही कानून लागू होना चाहिए। चुनाव आयोग ने कहा है कि राष्ट्रीय संविधान कार्यकारी समीक्षी आयोग सहित विभिन्न आयोग ने अनुशंसा की है कि किसी सरकार को अयोग्य घोषित करने के लिए निर्णायक जो है वो पीठासीन अधिकारी के बजाय राष्ट्रपति संसदों के मामले में और राज्यपाल विधायकों के मामले में सौंपा जाना चाहिए, जहां से वो चुनाव आयोग की सलाह पर निर्णय दे। मतलब कि जो भारतीय जो चुनाव आयोग है उसने कहा कि संसद, यदि केंद्र सरकार का मामला हो तो उसमें राष्ट्रपति इसका निर्णय ले, और जो राज्य का मामला हो तो राज्यपाल इसमें निर्णय ले, और वो भी निर्णय चुनाव आयोग की सलाह पे ले। तो ये चुनाव आयोग ऐसा बार बार कहते रहती है। तो ये सभी सुधार इसमें किया जा सकता है। कई जो कानूनविद हैं उनका कहना है कि किसी सदस्य को अयोग्यता से संबंधित जो निर्णय के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण की स्थापना होनी चाहिए। इस संदर्भ में जो मामला भी मैंने आपको बताया था कि होलेनिन बनाम जाचिल्हू मामला जो था 1993 का, इस निर्णय में न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा था कि अध्यक्ष का कार्यकाल जो है वो सदन में बहुमत के निरंतर समर्थन, मतलब जो सत्ता पक्ष का बहुमत यदि रहता है तब तक ही वो अध्यक्ष रहता है, उसके बाद वो जो है वो अपना इस्तीफा दे देता है सामान्यतः। तो यही होता है, और इसलिए
वह एक स्वतंत्र जो न्यायिक प्राधिकारी है उसकी आवश्यकता है, उसको पूरा नहीं करता और वो पक्षपात रहित होकर निर्णय नहीं दे सकता है, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। साथ ही उन मामलों में पीठासीन जो अध्यक्ष को ही एकमात्र मध्यस्थ के रूप में रखना संविधान की मूल जो संरचना है उसके अनिवार्य गुणों का यह उल्लंघन करता है। इस प्रकार दल बदल के मामले में निपटाने के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण है उसकी आवश्यकता होनी चाहिए, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो ये भी आप जो जब आप इसको सुधार में लिखेंगे तो ये लिख सकते हैं। तीसरा है कि चौथा है कि जो अंतरदल हो जो है, अंतरदल लोकतंत्र के सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में इस तर्क के आधार पर अंतरदल लोकतंत्र के महत्व को रेखांकित किया था कि कोई भी राजनीतिक दल अपने कार्यकाल के आंतरिक रूप से तानाशाह और बाह्य रूप से लोकतांत्रिक न हो सकता। इसीलिए राजनीतिक दलों को अपने सदस्यों की राय सुननी चाहिए, मतलब जो सदस्य हैं वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पार्टी उन पे बोझ बन जाए, ऐसा नहीं होनी चाहिए और उस पर जो है वो चर्चा करनी चाहिए और यह सदस्यों के भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करेगी और आंतरिक जो दल लोकतंत्र है उसको बढ़ावा देगी। तो यह भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भविष्य में जो दल बदल विरोध कानून के उपयोग को मार्गदर्शन करने हेतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 10वीं अनुसूची का एक अकादमिक पुनरीक्षण किया जाना चाहिए और ये उपयुक्त समय है कि उस दिशा में शीघ्र प्रयास किया जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब इसको निष्कर्षतः हम जो कंक्लूड करेंगे कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि दल विरोधी जो कानून है संसद की आंतरिक राजनीति और संसद और विधायकों की जो खरीद फरोख्त है उसको रोकने में एक महत्वपूर्ण यंत्र है, ठीक है, महत्वपूर्ण तरीका है। लेकिन दल बदल विरोधी कानून के संबंध में यह कथन सटीक बैठता है कि इलाज ही स्वयं बीमारी बन गई है। अब परिस्थितियां ऐसी आनी चाहिए कि हम इसे इलाज के लिए कोई चीज जो दवा है वो इलाज के लिए हम डाले थे लेकिन वो स्वयं ही बीमारी बन गई है। तो इस तरह से जो वक्तव्य भी आप लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए कहा जाता है, जो इलाज ही बीमारी बन गई है, हमने इलाज के लिए कहता है, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कानून के कुछ प्रावधान है जो विसंगत युक्त है। उदाहरण के यदि कोई अपनी पार्टी के फैसले को सार्वजनिक आलोचना करता है तो यह माना जाएगा कि वो निरर्थक है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा और दल छोड़ना चाहता है, ऐसा माना जाता है। तो ये लोकतांत्रिक जो पार्टी का जो सदस्य है उसके इंडिपेंडेंस को ये ख़त्म करता है। यह प्रावधान पार्टियों को किसी स्थिति में मनमाफिक व्याख्या की सुविधा प्रदान करता है और दल बदल विरोधी कानून जो है वो संसदीय प्रणाली की अनुशंसा और सुशासन सुनिश्चित करने के अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो इस तरह से आप लिखेंगे और लेकिन इसे जो परिष्कृत किए जाने की ज़रूरत है ताकि दुनिया का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र भारत है वो एक बेहतर लोकतंत्र बन सके। अभी तो बेहतर है ही लेकिन सबसे बेहतर वो बन सके, इसके संदर्भ में आप ऐसे लिख सकते हो। उसके बाद हम इस संदर्भ में कई सारे प्रश्न हैं उसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है कि जैसे एक अंक का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा इस तरह से कि 52वां संविधान संशोधन क्या है, इसको आप 15 शब्दों में लिख दीजिए। तो इस तरह से एक अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, इसको वीडियो को पॉज कर आप देख लोगे। दूसरा प्रश्न आपसे इस तरह से पूछा जाएगा कि 50 शब्दों में लिखिए जो कि 3 अंक के होंगे। जैसे भारतीय न्यायपालिका ने निरर्थकता के प्रश्न पे संसद के अध्यक्ष के एकाधिकार के संदर्भ में क्या टिप्पणी की है, हमने अभी पढ़ा भी, तो यह उसी जो भी चीजें पढ़ी उस पर मैंने यहाँ पे प्रश्न बना दिया है कि दल विरोधी कानून के संदर्भ में जो नियम बनाने की शक्ति है वो किसकी है, इसको आप एक्सप्लेन करें कि नियम बनाने की शक्ति संसद की है, जो संसद के अध्यक्ष की है, जैसा कि मैंने पढ़ा। तो इसको आप लिख दीजिए 50 शब्दों में। अब कितना इजी हो गया, मैंने सारी चीज़ें जब आपको बता दिया तो सारी चीज़ें आप आसानी से आप लिख सकते हो। उसी तरह से जो तीसरा प्रश्न है वो 75 शब्दों में आपको लिखना है, 5 अंक के, कि दल बदल जो राजनीति व्यवस्था को कैसे प्रभावित करता है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। जो संविधान में 10वीं अनुसूची को समाहित करने का क्या लाभ हुआ, जो 10वीं अनुसूची के संविधान में हम शामिल किए उसके क्या लाभ हुए। उसी तरह से आप जो लास्ट वाला प्रश्न है उसमें 125 शब्दों में आपको उत्तर देना है कि दल बदल जो विरोधी कानून है इसकी आवश्यकता ही क्यों पड़ी। तो मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हैं, सारी चीज़ों पे मैंने अच्छे नोट्स भी आपको लिख के प्रोवाइड कर दिया है। और फिर से 150 शब्दों में आपको लिखना है, 8 अंक इसके हैं, कि दल बदल विरोधी कानून को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए। मैंने सारी चीज़ें जो भी प्रश्न यहाँ पे मैंने लिखा है सब मैंने डिटेल से आपको पढ़ा दिया है। तो आशा करता हूँ आपको चीज़ें हैं वो आसानी से समझ में आई होगी। तो ये जो कंटेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जो कंटेंट है वो ओनली फॉर पेड मेंबर के लिए है। तो इस ग्रुप में यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हो, वहाँ पे मैंने ग्रुप के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया और इस जो PDF है इसका PDF में मैं वहाँ प्रोवाइड कर दूंगा, तो उस PDF को भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।
यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर दें। हाँ, एक बात, मेरा जो टेलीग्राम है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे यदि नाम आप चाहते हैं तो सौरभ, स्टडी विद सौरभ, ठीक है, स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल, स्टडी विद सौरभ ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम का नाम है, तो इसे आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।